नमस्कार, मैं तुषार वर्मा आपका मेरी चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां पढ़कर आपको सुना रहा हूं। इसी कड़ी में आज मैं आपको एक उनकी नई कहानी शतरंज के खिलाड़ी पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आएगी। अगर आए तो अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाम का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर और सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान का मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनत ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सूर में इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसका किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे थे, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बांधी जा रही थी, कहीं चौकस बिछी हुई है, पो बारह का शौर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते और या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मामलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों से साथ पेश की जाती थी। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जगीरें थी। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखोतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या, प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सजा जाते और लड़ाइयों के दाव पेच होने लगते। फिर खबर न होती कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तर व खान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर अपने ही कमरे में खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों साथ में काम करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवाने खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों को तो यह कहना था कि मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहबा को इसका इतना द्वेष था कि वह अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें उसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वो सोती ही रहती थी, तब तक बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जाजी घर आते थे। हाँ, नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो। खाए चाहे कुत्ते को खिलाए, पर रूबरू वह भी कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख दिया था। शायद मीर जाजी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ दवा लाएं, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतना ताप कहाँ कि उनके सर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी ने कहा, जाकर जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्पी बाजी खेल रहे थे। दो ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज की होती हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, दो किश्तों में अपनी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे पे ना रहिएगा, वो चाल सोची है कि आपके मोहर धरे रहें और मात हो जाए, पर जाइए सुन आइए,
क्यों खामख्वा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्ज़ा, इस बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्ज़ा, अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी पड़ेगी। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल लूँ। मीर, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन आएंगे मैं मुहर के को हाथ भी न लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने त्योरिया बदलकर लेकिन कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ा शतरंज इतना प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज, कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्ज़ा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबको सफाया कर डाला। मिर्ज़ा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, धुतकार क्यों नहीं देते। मिर्ज़ा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 उंगल ऊंचे, मुलाहिज करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही धुतकार देती हूँ, नाराज़ हो जाएंगे हो जाएं, किसी को उनकी रोटियां चला देती हैं, रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या। ठहर मेरे हरिया, कहाँ जाती है। बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरी ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा उसे रोको, मुझे रोको तो जानूं। यह कहकर बेगम साहबा झल्ला उठी और दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुमने हज़रत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते ही पांव बंद से गए। भीतर जाकर संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी पलट दी, मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर और किवाड़ के अंदर बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहर बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की झनक भी कान पर पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहब बिगड़ गई हैं, चुपके से घर की राह ली। मिर्ज़ा ने कहा, तुमने गजब किया बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी, इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हा चक्की की फिक्र में सर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामुल है। मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखा तभी ताड़ गया, फौरन भागा, बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूं सर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब है कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतज़ाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्ज़ा, खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा। मीर, इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा, जब घर पर बैठा रहता था तो कितना वो इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेगी। मीर, अजीब बकने भी दीजिए, 2-4 रोज़ में आप ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से ज़रा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम को कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब का भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा, उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे में झांकने को तरस जाती, उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे, घर में कोई आए कोई जाए उन्हें कोई मतलब न था। अब आठों पहर की धौंस हो गई है, कभी पान लाने को हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का भी तो किसी प्रेम के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहबा के से जा जाकर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों पर छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी, घड़ी आध घड़ी दिल बहलावे के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जुक्म हुक्म होगा बाज बजा ही लाएंगे। मगर वो खेल मनहूस है, इसका खेल खेलने वाला कभी पनपता नहीं, घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह कर होते हुए देखे हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नाम खाते हैं,
अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहबा कहती, मैं तो खुद आपको पसंद नहीं करती, पर वो तो किसी की सुनते ही नहीं, तो क्या किया जाए। मोहल्ले में भी दो चार पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों को का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति पर उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का रण दिन दिन बढ़ता जाता था, कमली दिन दिन भी कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जू न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवाने खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नए व्यूह रचना होता। कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जाजी रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निंद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्रों में बैठे हुए शतरंज की दलदल की में गोते खा रहे थे, इतने में घोड़ों पर सवार एक बादशाहिद फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई, यह तलबी किस लिए हुई। अब खैरियत नजर नहीं आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकरों से कह दो घर में नहीं है। सवार घर में नहीं है तो क्या। नौकर, यह मैं नहीं जानता क्या काम है। सवार, कहो काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांग गए हैं। जागीरदार हैं दिल्लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी भी बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा। मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलवी ना हो जाए। मीर, कमबख्त कल फिर आने के कह गया है। मिर्जा, आफत है क्या और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़े तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तकदीर है कि घर में मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहाँ वीरान के नक्शे में जमे, वहाँ किसे खबर होगी। हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आप खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तकदीर भी नहीं है, तदबीर भी नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली, अब भूलकर भी घर ना रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते हैं। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरिया भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते हैं, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदिरलिया लिए लेते हुए मस्जिद में पहुंचे। दरी बिछाई, हुक्का भर शतरंज खेलते बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्त, श आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती थी, दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौज लखनऊ की तरफ बढ़ चली आती थी। शहर में हलचल मचा हुआ था। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी ज़रा भी फिक्र न थी। वे घर से आते थे तो गोलियां गलियां में होकर डर था कि किसी की बादशाही मुलाजिम की निगाहें न पड़ जाएं तो बेकार में पकड़े जाएंगे। 1000 रुपये सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब ने उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गौरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किश्त बचाइए, यह किश्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त।
मीर, तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुंह हैं। सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हीले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दे दीजिएगा। यह किश्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त ही सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर गिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। यह किश्त बस अब की शाह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने को की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोज़ा है। क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, नहीं जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खा पीकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब की भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब भी मिर्जाजी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रही थी। शहर में कोई हलचल थी, न मार काट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ही न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधः पतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर साहब, हुजूर नवाब साहब को जालिमा ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए शाह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वहां कहाँ नसीब होगा। यह किश्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितना दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है, यह लो फिर किश्त। बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक और मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वो हार का बदला चुकाने के लिए भी अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों के चीखना शुरू किया। अबाबीले आ आकर अपने अपने घोंसलों में चिमटी। पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा भी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। वो बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक ना एक चाल ऐसी बेढब आ जाती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ एक प्रतिकार की भावना भी उग्र हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन न पा गए हों। मिर्जा भी सुन सुन झुंझलाए और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर जो जो बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकल जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल बदलिए ना। यह क्या है कि ये चाल चलें और फिर से बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं। मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपकी चाल न सूझे मोहरा छूइएगा भी नहीं। आप एक एक चाल आधा आधा घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर अपनी चाल बदली, चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी। मिर्ज़ा, आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं, मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था। मिर्ज़ा, मोहरा आप कयामत तक न छोड़ेंगे तो क्या चाल ही नहीं होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली से कोई नहीं होती जीतता। मिर्ज़ा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी। मिर्ज़ा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पर पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ, नहीं रखता। मिर्ज़ा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगा। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था ना वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज नहीं खेली होगी, तब तो इसके फायदे जानते।
वे तो हमारे हमेशा घास छील किए, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर: क्या? घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्ज़ा: अजी जाइए भी, गजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल्लगी नहीं है। मीर: क्यों, अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तावर खान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्ज़ा: अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें ना कर। मीर: ज़ुबान संभालिए वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई तो उसे आंखें निकाली है हौसला? मिर्ज़ा: आप मेरा हौसला देखना चाहते तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए इधर या उधर। मीर: तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों में कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवारें पेशकब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे, उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैते बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आई। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। आपने अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेज, मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूसरीत मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। तो आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।